नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे घोषणाओं की सौगात, केदार उपचुनाव पास। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद चुनाव आयोग कभी भी केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में किसी भी वक्त चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा कर देगा। वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी का प्रचार प्रसार कर वापस उत्तराखंड लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में चुनावी कमान संभाल ली है। सीएम धामी ने अगस्त्य मुनि में केदार घाटी के विकास से जुड़ी 25 घोषणाएं करते हुए केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। सीएम धामी ने केदार घाटी के उत्पादों को केदार ब्रांड बनाकर मातृशक्ति की आजीविका सुधारने के साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने 195 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की 141 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। वहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी सौगात से केदारनाथ की जनता बेहद उत्साहित है। यही वजह है कि भाजपा जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है। हालांकि केदारनाथ में भाजपा के सदस्यता अभियान को जनता का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा ने यहाँ सदस्यता अभियान के तहत 3000 नेताओं को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने एक महीने में मात्र 17,000 सदस्य ही बनाए हैं, जबकि पार्टी ने 30,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं कांग्रेस उपचुनाव में जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। कांग्रेस का कहना है कि मंगलौर और बद्रीनाथ की तरह कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम धामी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी का प्रचार प्रसार करने के बाद प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की कमान संभाल ली है। सीएम धामी ने अगस्त्य मुनि में केदार घाटी के विकास से जुड़ी 25 घोषणाएं करते हुए केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। सीएम धामी ने केदार घाटी के उत्पादों को केदार ब्रांड बनाकर मातृशक्ति की आजीविका सुधारने के साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं। इतना ही, मुख्यमंत्री ने 195 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की 141 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। वहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी सौगात पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। आज लखपति दीदी योजना उन लाखों मेहनतकश बहनों के मेहनत, समर्पण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ देश के लाखों गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही हैं। हमारी लखपति दीदियां न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार को भी प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, वहीं अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही हैं। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आप सभी बहनें, हमारी लखपति दीदियां अपने परिवार और अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के प्रकाश से सबको प्रकाशमान करने का काम कर रही है। मैं उन सभी माताओं, बहनों को और बेटियों को, उनके जज्बे को नमन करता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं। और भाइयों बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैं लखपति दीदियों की बात करता हूं, जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं, तो पूरे प्रदेश के अंदर आज अनेक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। हमारी बहनें, मैं देख रहा हूं पूरे के पूरे 13 जनपदों में, मैं आपके जनपद रुद्रप्रयाग में भी यही अगस्त्य मुनि में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, अपनी माताओं बहनों के कार्यक्रम में। इसी प्रकार मैं हर जनपद के कार्यक्रम में शामिल हुआ और हर जनपद के कार्यक्रम में मैंने देखा, हमारी माताओं बहनों के कौशल को देखा है,
देखिए, जिस वक्त केदार घाटी आपदाग्रस्त था उस वक्त ना आप अपने मंत्रियों को आपदा पीड़ितों के पास ले जा पाए, ना आप अपने किसी पदाधिकारी को ले जा पाए, और अब क्योंकि उपचुनाव आप सामने देख रहे हैं तो इस तरह से आप चुनावी पुलाव परोसने का काम कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग कभी अपने अंदर भीतर झांकते भी नहीं हैं। 5 साल तक जिस जनता को आप दूध में से मक्खी की तरह फेंक कर रखते हैं, ऐन चुनाव के समय पर आप एक के बाद एक योजनाएं वहां पर घोषणाएं कर देते हैं। आपकी योजनाओं का या घोषणाओं का हश्र हमने देखा। 468 घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं, केवल विकास पुस्तिकाओं को शोभायमान कर रही हैं। ऐसे में पहले गणेश जोशी वहां गए और वापस लौटकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 3,000 रुपया इसको दिया है, 30,000 रुपया इसको दिया है, तो पैसे बांटने का काम वो करके आए। अब आप जो है योजनाओं की फुलझड़ी लगा रहे हैं, लेकिन केदार घाटी के लोग अपना अपमान नहीं भूलेंगे, अपनी परेशानियां दुश्वारियां नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस वक्त आपकी डबल इंजन की सरकार और आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। और जिस तरह का अपमान आपने केदारनाथ धाम का किया है, एक नहीं कई बार किया है। सोना चोरी मामला, QR कोड मामला, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम मामला, गर्भगृह के परंपराएं और मान्यताएं तोड़ने का मामला, दिल्ली के बौराड़ी में केदारशिला ले जाकर वहां शिलान्यास करने का मामला, इतनी आसानी से वहां की जनता भूलेगी नहीं। और जैसे पटखनी आपको बद्रीनाथ की जनता ने और मंगलौर की जनता ने दी, वही हश्र आपका केदारनाथ की जनता भी करेगी, क्योंकि वो समझती है कि फ़र्क क्या है चुनावी पुलावों में और असली सच्ची मंशा में। आपको बता दें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया था, जिसके बाद अब कभी भी उपचुनाव की घोषणा की जा सकती है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा ने यह बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया, जिसके तहत 3,000 नेताओं को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने 1 महीने में मात्र 17,000 सदस्य ही बनाए हैं, जबकि पार्टी ने 30,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं कांग्रेस भाजपा के इस अभियान पर कटाक्ष करने के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता अभियान 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3,000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2,000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल के हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे। और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूज का महीना था पर्वतीय हमारी हिसाब से, तो फसल कटने का भी टाइम था, फसल लोग अपनी इकट्ठी कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे फसल इकट्ठी करने का काम पूर्ण हो रहा है तो फिर सदस्यता अभियान में भी गति आ रही है और हम वहाँ 30,000 से अधिक सदस्य बनाएंगे। प्राथमिक चल रही है, हम तो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, पूरी पार्टी सक्रिय है और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये चुनाव की घोषणा करें, कब हम लोगों को वहाँ पर भेजें। हम इनकी तरह जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हमारे धरातल पर काम हो रहा है। ये तो दिखाने के लिए, मीडिया के लिए, शोबाजी करने के लिए इस तरह। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज केदारनाथ में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मंत्रियों को 5 मंत्री की ड्यूटी लगा रहे हैं, भाई बद्रीनाथ में क्यों नहीं लगाई? आप श्रीनगर में क्यों नहीं लगा रहे हो ड्यूटी? आप देखो थराली में इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, वहाँ लगा लो ना ड्यूटी। आपने घनसाली में क्यों नहीं लगाई, धारचूला क्यों नहीं लगाई ड्यूटी? क्योंकि वहाँ चुनाव है, आपको अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करनी है, इसलिए आप मंत्रियों को वहाँ ड्यूटी में लगा रहे हैं। कि जब चुनाव की बातें करी जाती है तब ये कहते हैं कि चुनाव कैसे हो जाएंगे, अभी तक जब नहीं की जाती है तब ये कहते हैं चुनाव कैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से अपना पहले मानसिक विकास करें, ये मानसिक स्तर अपना बढ़ाएं। दिसंबर तक चुनाव कराने की बातें कही जा चुकी है और दिसंबर तक चुनाव निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ये सोचे कि अपने कार्यकर्ता कैसे बढ़ाएंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे इनके यहाँ, क्योंकि अब सिर्फ नेता बचे तो ज्यादा दिक्कत इनको है। तो अपनी दिक्कतों को जरा सा एक बार उबारने का प्रयास करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भी निर्णय ले रहे हैं निश्चित तौर पर जनता के हित में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब सबकी निगाहें केदारनाथ उपचुनाव पर टिक गई हैं।
केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेंगे। यही वजह है कि भाजपा ने एक ओर जहां अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी केदारनाथ में लगाई है, तो वहीं सीएम धामी भी उपचुनाव से पहले करोड़ों की सौगात केदारनाथ की जनता को दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इन घोषणाओं से भाजपा ये उपचुनाव जीत जाएगी? क्या मंगलौर और बद्रीनाथ में मिली जीत के सिलसिले को कांग्रेस केदारनाथ में भी दोहराने में कामयाब होगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। को लेकर योजनाओं का पिटारा जो है वो खुल चुका है, घोषणाएं की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अब विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि अब चूंकि केदारनाथ में उपचुनाव है, इसलिए सत्ता पक्ष जो है इस तरीके की योजनाएं जो है वो दे रहा है। हालांकि जनता जो है वो बेवकूफ़ नहीं है और जनता अपना प्रतिनिधि ज़रूर चुनेगी और इस बार केदारनाथ में कांग्रेस के विधायक होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई केदारनाथ में जिस तरीके से हम पिछले काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं केदारनाथ को लेकर राजनीति हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पर उनके विधायक के जब का निधन हुआ और उसके बाद से वो सीट खाली हुई, शिला जो है वो दिल्ली गई और उसको लेकर विपक्षी दलों ने इस पर जमकर हंगामा किया, लगातार प्रदर्शन किया, यात्रा भी निकाली। और हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए, यहाँ पर भी अब इन सब से जब वहाँ से वापस आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो अब केदारनाथ चुनाव में लग गए हैं और यहाँ पर उन्होंने घोषणाएं की हैं, योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो क्या केदारनाथ की जनता का विकास जो है वो महज एक शगुफा है या वाकई केदारनाथ को लेकर जो सरकार है वो संजीदा है? चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं विपक्षी दलों से, गिरिराज किशोर हिंदवान जी से। गिरिराज जी, कांग्रेस में जिस तरीके से केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर या उपचुनाव को नहीं भी लेकर आपने जिस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन किया, यात्राएं की और तमाम चीज़ें रहीं, अभी मैं आपके एक प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी केदारनाथ में ही क्यों लगा रखी है, बद्रीनाथ क्यों नहीं जा रहे हैं, महज चुनावी हथकंडा है ये तमाम चीज़ें। ये सवाल तो कांग्रेस से भी पूछे गए जब उन्होंने यात्रा की, कहा गया कि आप केदारनाथ में यात्रा क्यों कर रहे हैं, मजदूर जो है वो लगातार सड़कों पर हैं, उनके प्रदर्शन में आप शामिल क्यों नहीं हुए, उनका साथ क्यों नहीं दिया? बहुत सारे लोग सड़कों पर थे, आपने उनका साथ नहीं दिया, आप सिर्फ केदारनाथ में नज़र आए। केदारनाथ में आपने जाकर यात्रा करी, वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत की, तमाम चीज़ें। तो राजनीतिक दलों का जो बेसिक काम है वो आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, फिर आरोप किस बात का? अनम्यूट कीजिएगा। कंटिन्यू करिए प्लीज गिरिराज जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आपको आ रही है? यशी जी, झूठ, जी जी जी, झूठ, छल और छद्म, ये तीन चीजों को लेके भाजपा 7 वर्षों से शासित है उत्तराखंड प्रदेश में। आप झूठ और छल और छद्म की राजनीति अगर करते हैं 7 साल में, जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं, आप ठगने का प्रयास करते हैं जनता को, तो जनता बहुत समय तक चुप है, क्योंकि सारी चीजें इन 7 वर्षों के कार्यकाल में अब सब कुछ विजिबल है, रिजल्ट्स इनके विजिबल है, दिख रहे हैं कॉमन मैन को। आप ये सोचिए कि आज चुनाव से ठीक पहले मुखिया जो प्रदेश के हैं धाकड़ धामी, वो जाते हैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, और वहां चुनावी घोषणाएं करके आते हैं और पूरे लोक लुभावने जो भी घोषणाएं इनकी होती हैं जो इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाती हैं, सुन लीजिएगा यशवी जी, ये जितनी घोषणाएं हुई हैं कार्यान्वयन इनकी तरफ नहीं जाएंगी। ये चुनाव में लोगों को अपनी तरफ एक अट्रैक्ट करना, एक अट्रैक्शन देना,
कि नहीं, हम लोग साथ में हैं। 5-5 कैबिनेट मंत्री भाजपा के इस समय 5 पॉकेट जो है 5 मंडल संभाल रहे हैं। आप स्वयं सोचो यशी जी, इस समय भाजपा डरी हुई मुद्रा में है, भयभीत है। आज वाकई इनको ये मालूम हो गया है कि आज सारी चीजें खुल के जनता के बीच में आ चुकी हैं। बेरोजगारी चरम पे है। महिला अपराध के क्षेत्र में इस प्रदेश को इन 7 वर्षों में 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे भाजपा लेके आ गई है। जननी बन चुका है उत्तराखंड। आज जो स्थितियां हैं, पहाड़ की विकास शून्य की स्थिति है। आखिरी पायदान की जो हम पर्वतीय क्षेत्र अगर हमने वाकई अगर पृथक राज्य हमने उत्तराखंड के रूप में लिया यशी जी, तो एक अवधारणा जो थी कि आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ उसको मिले, आज वो वंचित है। आज इनके कार्यकाल में पूर्ण रूप से वंचित वो व्यक्ति है आखिरी पायदान का। तो आज निश्चित रूप से केदारनाथ के लोगों को, जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है आने वाले समय में, यशी जी उस क्षेत्र के लोगों को जो दर्श देने का इन्होंने काम किया है। आज ये बोलने जाते हैं इनके मुखिया वहां पे और भाषण देते हैं और बोलते हैं कि नहीं साहब, जितनी भी घरेलू उत्पाद जो है महिलाएं गृहिणियां यहाँ की जो है इस विधानसभा क्षेत्र की हैं, वो वाकई उसको हम केदार ब्रांड के नाम से उसको हम जो है सामने लेके आएंगे दुनिया की। अब आप स्वयं सोचो, आज तक आप सुध नहीं ले पाए उसकी। वो जो घरेलू उत्पाद अगर वो वाकई अगर कुछ पारंपरिक खेती से अगर वो कुछ उगा रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, उसकी विपणन की आपने व्यवस्था नहीं बनाई, उसको आपने खरीद मूल्य उसके तय नहीं किए, और आज जाके एकाएक आप जाते हैं चुनाव से पहले और मुख्यमंत्री जी आप वहां पे घोषणा करके आते हैं कि नहीं साहब, केदार ब्रांड के नाम से अभी तक 7 वर्षों में ये बातें चुनाव तो से हमें ठीक पता पहले नहीं आपको याद आ रही है उन महिलाओं की। गिरिराज जी तो वही बातें हैं ना जो आप कर रहे हैं। मैंने तो आपसे सवाल ये पूछा कि कांग्रेस को क्या पड़ी थी यात्रा करने की, कांग्रेस क्या दिखाना चाहती थी? आपकी नजर में उपचुनाव नहीं है? यशी जी अगर एक शंकराचार्य, जिनको मैं 4 शंकराचार्यों में से अभी मुक्तेश्वरानंद जो है, जिनको ईश्वरीय अंश मानता हूं, देवतुल्य है वो, अगर वाकई वो एक बात रखते हैं कि 228 किलो सोना चोरी हुआ है केदार बाबा के गर्भगृह से, उसकी जांच नहीं हो रही है, उसकी जांच सार्वजनिक करे सरकार, तो क्या गलत था? अगर हम लोग, करण महाराज जी हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट, अगर वाकई जो है अलर्ट मोड में आते हैं और वाकई केदारनाथ की सुध लेते हैं, उन पंडा पुरोहितों की सुध लेते हैं जो इंफ्रा के नाम पे इन्होंने उजाड़ दिए यशी जी, जो छोटे से छोटा व्यापारी वहां पे दंश झेल रहा है इस भाजपा सरकार के कार्यकाल में, जो वाकई आशान्वित होता है यात्रा से कि हमें कुछ बच्चों के लिए कुछ पैसा मिलेगा, फाइनेंशियली साउंड हम करेंगे अपने परिवार को, उनको दंश देने का कार्य सरकार ने किया। कैसे भूल जाएगा छोटे से छोटा व्यापारी, कैसे भूल जाएगा पंडा पुरोहित वहां पे इनके दंश को? और अगर करण महाराज जी हमारे एसोसिएट प्रेसिडेंट जो पीसीसी के, अगर वो एक यात्रा को लिए हुए होते हैं और हरिद्वार से चलते हैं श्रद्धा को लिए हुए साथ में, अब पॉलिटिकली उसको सारी चीजें अगर एनालिसिस भाजपा की तरफ से हो रहा है, एक यात्रा आउट होती है और वाकई वो जाते हैं, वो पूरी चढ़ाई भी चढ़ते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, और जितने पंडा पुरोहित हैं, छोटे से छोटे व्यापारी जो हमसे मिलना होता है और उनके साथ एक जन सैलाब जुड़ता हुआ जाता है, तो ये किस तरफ इशारा करता है? आप स्वयं सोचिए यशी जी। ये मिथक था ये चुनाव की, बद्रीनाथ जी और मंगलौर जो है अभी बाय इलेक्शन जो कांग्रेस जीती है, शासित है ये लोग, शासित है यशी जी ये लोग, शराब तंत्र इनका पूरा चुनाव में काम कर रहा था, पैसे का तंत्र काम कर रहा था, शासन पूरी तरह से इनके साथ। रुकिए दीपक रावत जी, कौन कर रहा है राजनीति? क्या सामाजिक संगठन सामाजिक कार्य करेंगे? समाज की सेवा करने का एक ये रूप है राजनीतिक रूप से। दीपक जी, तो देखिए दीपक जी आप अपनी बात को पूरा करिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, राजनीति करने में समस्या नहीं है, क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं तो जाहिर सी बात है कि राजनीति करेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्वीकार नहीं करते कि हम राजनीति कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से ये सुनना चाहती हूँ, यानी कि विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो या कोई भी हो, मैं सिर्फ ये सुनना चाहती हूँ कि हाँ भाई, डंके की चोट पे उपचुनाव है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम कर रहे हैं राजनीति। जब यहाँ पर आकर समाज सेविका की भूमिका निभाने लगते हैं ना राजनीतिक दल, तब मुझे समस्या होती है, इसलिए ये सवाल था। अब अपनी बात को पूरा करिए। यासी जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि येन केन प्रकारेण सत्ता तक पहुंचे, सत्ता तक
उसकी भागीदारी हो। और इसमें देखिए जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उन मुद्दों में वो किस प्रकार से जनता को जागरूक करता है, ये राजनीतिक दल के ऊपर निर्भर करता है। वो किस तरह से जनता पर अपनी पैठ पहुंचाता है या अपनी बात को पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखिए ये केदारनाथ चुनाव भी उसी में ही है, उपचुनाव है। अगर ये चुनाव शैला रानी रावत जी के मृत्यु के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि वहां पर उपचुनाव कराना पड़ रहा है, तो देखिए राजनीतिक दलों को तो अपना रोल निभाना पड़ेगा, वो वहां जाएंगे, इलेक्शन लड़ना है। लेकिन आप राजनीति कौन कर रहा है? विपक्ष का काम तो राजनीति करना है कि सत्ता पक्ष जो करेगा। आप मुझे बताइए पिछले 7 साल में केदारनाथ में योजना क्यों नहीं आई? सवाल तो हम विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये जो आज जो वहाँ के जो लोकल उत्पाद है, जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो बनाया गया उत्पाद है, उसके ऊपर जो ये आज जो एक ब्रांड क्रिएट करने की बात आई, तो सत्ता पक्ष जो पांच जो यहाँ की जो सीटें हैं संसदीय वो जीत चुका है, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है। क्या कारण है कि इनको जरूरत पड़ रही है राजनीति करने की केदारनाथ में? विपक्ष तो विपक्ष है ना, जरूरत नहीं, विपक्ष को तो विपक्ष सत्ता की में क्यों आना है। जरूरत नहीं है? अगर आप जाकर वहां पर इस तरीके से आडंबर फैलाएंगे, आप यात्रा करेंगे, आप तमाम चीजें करेंगे, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम ही हम हैं, तो उसके बाद बीजेपी सत्ता पक्ष क्या करेगा? वो बैठा रहेगा हाथ में हाथ धरे, वो इंतजार करता रहेगा, हाँ आप जाइए और इस तरीके का आप बातें करके आइए, हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है ना, आप करेंगे तो उसका सामने से रिएक्शन भी आएगा। आप छुट्टी मिली है धामी जी को जम्मू कश्मीर और हरियाणा से? इसी के लिए ये चीजें बनी हुई है। और ये बात स्पष्ट है कि एकमात्र लक्ष्य राजनीति का सिर्फ ये होता है, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो जो आज सत्ता में है, कि किसी भी प्रकार से कोई भी चुनाव हो उसको जीतना है। और ये उसके लिए मुद्दे जो होते हैं, उन मुद्दों जो त्वरित मुद्दे होते हैं, जिनमें जनता का आकर्षण बना रहता है या जिनमें जनता के भविष्य के बारे में जुड़े मुद्दे होते हैं, उनको उठाना विपक्ष का काम होता है कि वो कर। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता की सेवा करना, और विपक्ष का काम होता है कि ध्यान उन सारे मुद्दों को लगातार उठाते रहना कि जिन मुद्दों से जो विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो कटघरे में खड़ा हो। तो आप मुझे बताइए ये जो 228 किलो की सोने की बात है, आज तक स्पष्टीकरण सरकार क्यों नहीं दे पाई है? आज तक क्यों नहीं दे पाई है? अगर इतना ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, ये तो सरकार को बताना चाहिए ना। ये जो आज मुख्यमंत्री इतने केदारनाथ विधानसभा पहली बार तो बनी नहीं है, ये आज ही सारी चीजें याद क्यों आ रही है? तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये मौका परस्ती का ही एक सत्ता पक्ष का काम है, और विपक्ष भी ये कर रहा है और हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में इसका फायदा सिर्फ जनता को ही होगा, क्योंकि जनता के ही मुद्दों को ही सारे जो विपक्ष है वो उठा रहा है, और सत्ता पक्ष भी इसमें अपना रोल निभा रहा है। ठीक है, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद सत्यवीर जी आपका रुख करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो लाजम घोषणाओं की सौगात, केदारनाथ चुनाव उपचुनाव पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं और सत्यवीर सिंह चौहान जी का रुख कर लेते हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सत्यवीर जी, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव के लिए ये घोषणाएं कर रहे हैं, आपका जनता से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही साथ आपने जिस तरीके से जो सवाल विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए, उनके जवाब भी अभी तक सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं, और ये घोषणाएं जो अब की गई हैं, ये पहले क्यों नहीं की गई? केदारनाथ का जब भी जैसे स्मरण होता है तो आदिगुरु शंकराचार्य और जगत नियंता भोलेनाथ जी का स्मरण होता है। और केदारनाथ विधानसभा जिस प्रकार से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे विश्व में जानी जाती है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैसे कांग्रेस की मैं ज्यादा पीछे तो नहीं जाऊंगा यशी जी, अगर कांग्रेस का नैतिक चरित्र देखा जाए तो केदारनाथ जीत का अधिकार होती है, तो किसी प्रकार से केदारनाथ विषय बात करने का अधिकार ही नहीं रहेगा। 2013 की मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता हूं। अब मैं जैसे कहा कि केदारनाथ विधानसभा अगर हम फोकस भी करते हैं तो सीधा केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम हमें हमारे सामने आता है। और जहां जहां शिव शंकर के मंदिर होते हैं वहां वहां नंदी जी बाहर होते हैं, और वो उनका मुख शिवलिंग के सामने होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता की मैंने बाइट भी सुनी है। अगर इनको इतना ही प्रेम सनातन संस्कृति से हो रहा है तो कम से कम अपने नेताओं की वो करतूतें याद करनी चाहिए। और खास करके 18वीं लोकसभा में जब राहुल गांधी जी बयान देते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, इस पैनल में सभी हिंदू बैठे हैं,
क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हिंसक है? क्या यूकेडी के प्रवक्ता हिंसक है? या के न्यूज की जो अभी एंकर है हशी जी, क्या वो हिंसक है? किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, उसके बाद मीडिया के सामने किस प्रकार से आते हैं? वही छोड़िए, राहुल गांधी जो उनके पार्टी के कुल गौरव है, उनके पार्टी के युवराज है, जलवे जलाल है, उनकी माता ही नहीं, जो मैंने कहा कि जब शिवशंकर का मंदिर का हमारे सामने आता है तो सबसे पहले नंदी जी आते हैं। जब इस देश में गो कानून बनने के लिए करपात्री महाराज के नेतृत्व में एक दल जाता है, संसद भवन के पास जाता है, तो किस प्रकार से उनको कुचला जाता है, किस प्रकार से उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, कैसे छोटे छोटे नंदियों को कैसे कुचला जाता है। करपात्री महाराज ने स्पष्ट कहा था, आज मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चाहे आप सर्च करके देख लिए, उनके बयान आज भी जीवित है, सबके स्मरण में है। जब ये शंकराचार्य की बात करते हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ गया इस विषय में। यशी जी, उन्होंने कहा था कि जितने भी यहाँ पर साधु संत निहत्ते साधु संतों का खून बहा है उसके लिए माफ करता हूं, मगर जो ये छोटे छोटे नंदी है, जो इनका खून ये संसद भवन के बाहर बहा है, उसका आने वाले समय में जिस पीढ़ी ने ये किया है उसको इसको भुगतना पड़ेगा। आज देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति, जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाया करती थी, आज प्रधान के लिए भी तरस रही है, प्रधानमंत्री के लिए भी तरस रही है। एक व्यक्ति की 13 बार लॉन्चिंग हो गई है, मगर चंद्रयान दूसरी लॉन्चिंग में पहुंच गया अपने जहां पर उसको पहुंचना चाहिए था, मगर एक व्यक्ति अभी तक लॉन्च 13 बार हो चुका है, मगर कहीं सफल नहीं हो पा रहा है। और केदारनाथ के बारे में यशी जी कहना चाहता हूं, 2013 की जब आपदा आई थी, इस राज्य के लिए या देश के लिए सबसे बड़ा दुखद विषय था कि जिस प्रकार की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई, जो हमने देखा वहां पे जिस प्रकार से जितने धर्मानुरागी थे या अन्य जो वहां पर उस घाटी में निवास करने वाले लोग थे, कईयों ने अपने प्राणों को गंवाया। मगर कांग्रेस की सरकार में आप मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप उन तमाम मीडिया की हेडलाइनों से उठा के देख लीजिए, उस समय के वीडियो को उठा के देख लीजिए। 10 दिन तक किसी भी प्रकार की राहत सामग्री वहां नहीं भेजी गई। वो किस लिए? इनके पार्टी के कुल गौरव राहुल गांधी का इंतजार हो रहा था, और वो इटली से आएंगे तब रिबन काटेंगे। मतलब आपदा के समय में भी किस प्रकार से होड़ मची है कि रिबन काटा जाए। और एक हमारी सरकार है कि उस समय एक हम थे, उस समय प्रतिपक्ष में थे, हमने जो हमारा नैतिक दायित्व था, हमने बढ़ चढ़ के सरकार के साथ खड़े होने का काम किया, मगर हमारी अनसुनी कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो आपदा सामग्री लेके आए, मगर उनको जॉली ग्रांट से आगे नहीं जाने दिया गया। ये कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट होती है। और अभी जो यशी जी अभी इस वर्ष में जो आपदा केदारनाथ में आई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो वहां पहली जैसे सूर्य की पहली किरण आते हैं वहां पहुंचते हैं, मगर उससे पहले ही वहां पर चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, आपदा प्रबंधन हो या जिला प्रशासन हो, जिस काबिले तारीफ से उन्होंने काम किया, एक भी मीडिया में इस प्रकार की सुर्खी बनने का काम नहीं किया गया कि सरकार सोई हुई है। सरकार का तंत्र कहां है, ये कहीं कोई हेडलाइन नहीं बनी। मुख्यमंत्री जी पहले ही दिन वहां पे पहुंचते हैं जैसी सूर्य की पहली किरण निकलती है। ये दिखाता है कि हमारे जो नैतिक दायित्व तो उसको किस प्रकार से निभाया गया। और जहां तक विकास की बात आप करते हो यशी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे, गंभीरता के साथ पूछना चाहता हूं, एक काम मुझे बता दीजिए कि आपदा के बाद इन्होंने वहां पे करने का काम किया हो। हमारी सरकार चाहे केंद्र में आती हो चाहे राज्य में आती हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां के लिए मास्टर प्लान बनाया, 22 परियोजना 2022 तक ऐसी परियोजनाएं थी जो प्रथम चरण में होनी थी पूरी, वो अपने तय समय पे पूर्ण। इस समय 188 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार की मदद से 21 परियोजनाओं पे बहुत तेज गति से काम चल रहा है। हम सभी के जो कि इन्होंने शंकराचार्य की बात करी, बड़े बड़े अभी शंकराचार्यों के नाम ले रहे थे, श्रृंगेरी पीठ उसमें से एक 4 मठों में से एक जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाई थी, वहां के जो शंकराचार्य थे उस समय 2008 और 2009 का कार्य होता, उस समय इनकी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जिनको कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी उनके नीचे सचिव संजय बारू ने कहा था। यशी जी उस समय का आप उठा के देख लीजिए कि किस हमारे समय पे और अभी के समय पे आकलन कर लीजिए हमने किस प्रकार से काम किया। हमने 188 करोड़ की परियोजना आपने सुना, मैंने कांग्रेस पर आपसे नहीं, कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस ने सत्यवीर जी जो किया सो किया। मेरी बात सुनिए ना पहले 1 मिनट। सत्यवीर जी बहुत लंबा बोल लिया आपने, अब कम से कम मेरी भी सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, कांग्रेस ने जो किया सो किया, कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, मैं सब मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन सवाल ये है ना कि अभी जो आपसे पूछा गया कि 5 साल तक आप क्या कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन आपको ये योजनाएं परियोजनाएं और इनका लोकार्पण शिलान्यास क्यों याद आ रहा है? अचानक आपको केदार के जो प्रोडक्ट है उनको ब्रांड बनाने की अचानक से याद कैसे आ रही है? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे तो बेहतर होगा। बाकी तो जो कांग्रेस करी है उसका तो परिणाम हम देख ही रहे ना, उत्तराखंड में क्या हुआ है।
नहीं कि थोड़ा बताना आवश्यक हो जाता है कि यशी जी और आपके जो अभी दर्शक आपके देख भी रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो यहाँ पे व्याख्यान दिया है उसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है। श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य थे, दीपावली की रात में जब पूरा देश जगमग होता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाता है, उनको गिरफ्तार करने का काम किया इन्होंने शंकराचार्य को। आज इन्हें शंकराचार्य भी याद आ रहे हैं, हिंदू सनातन संस्कृति भी याद आ रही है, केदारनाथ भी याद आ रहा है, केदारनाथ का विकास भी याद आ रहा है, सारा अच्छी सब बात कुछ है ना, उनको ये तो आज ही याद आ रहा है। देर आए ये केवल दुरुस्त इसलिए आए। आ रहा है कि जिस प्रकार से ये केवल राजनीतिक किस प्रकार से साधी जाए। हमारे लिए राजनीतिक केवल सेवा का माध्यम, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, केवल सेवा का माध्यम है। एक विषय आपने काजोल जी और कहा कि जो लक्ष्य हमारा अभी जो चल रहा है सदस्यता अभियान की और कांग्रेस उस पर व्याख्यान कर रही है, बड़ी प्रशंसा होती है। यशी जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कभी हमें हास्य का पात्र बनाया करती थी संसद भवन के अंदर हमारे दो की जो हमने योजना चलाई है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। आज संसद भवन के अंदर दो ही है। आज दिखाई दे रहा है कि माँ बेटा दिखाई दे रहा है कि संसद भवन के अंदर पूरी कांग्रेस कहाँ है, जो एक कांग्रेस पूरा भरी हुआ करती थी। और आपने कहा कि यशी जी मैंने आपको बताया कि जो 188 करोड़ की जो परियोजना चल रही है और रोपवे का निर्माण जो आज तो ना घोषणा हुई है उसकी अनुमति हमने तो केंद्र सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने दी। और यही छोड़िए कि यशी जी यमुनोत्री में 2011 में हमारी सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय के हमारी पार्टी के थे, खंडूरी जी और निशंक जी थे, उनके कार्यकाल में यमुनोत्री जो हमारा जो धाम है उसके लिए रोपवे की अनुमति दी गई थी। कि ऐसा मतलब कि ऐसा सत्ता परिवर्तन होता है कि हरीश रावत उसको उस परियोजना को कैंसिल कर देते हैं। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने फिर पहल करी केंद्र में, उसकी अनुमति हमको दोबारा से मिली है रोपवे की। अभी मैं कल के अखबार में पढ़ रहा था कि जो फॉरेस्ट से हमको लैंड चाहिए, जो पे हमें सामग्री उतारनी है रोपवे बनाने के लिए, उसके लिए भी पहल चल रही है। हमारी सरकार तो सर्वांगीण विकास के उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। रुकिए जरा, मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे देख रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव नजदीक हैं, विपक्षी दल अपनी अपनी तैयारियां तो कर ही रहे हैं, अब सत्ता पक्ष ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। धामी जी जिस तरीके से केदारनाथ पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है, करोड़ों की सौगात दे दी है केदारनाथ को, साथ ही साथ केदार ब्रांड पर जिस तरीके से फोकस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक शगुफा है या वाकई केदारनाथ के दिन बदलने वाले हैं? देखिए इसी जी चुनाव जो होता है, चुनाव जो जिस क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा होता है वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत सारी लाभकारी नीतियाँ योजनाएं जरूर लेकर आता है, और वही केदारनाथ में भी हो रहा है। सवाल यह है कि वो कितना परवान चढ़ पाती हैं और भविष्य में किस तरीके का आधारभूत जो परिवर्तन होना चाहिए उन योजनाओं से हुआ या नहीं हुआ, ये देखने वाला विषय होता है। देखिए अभी क्योंकि ये जिस तरीके का राजनीतिक विश्लेषण है, ये विश्लेषण उस क्षेत्र में तब तक किया जाना थोड़ा मुश्किल होता है जब तक प्रत्याशी घोषित ना हो जाए, क्योंकि प्रत्याशियों के घोषणा होने से जो केमिस्ट्री होती है उसका आकलन निकाला जा सकता है कि ऊंट किस करवट बदलेगा, कौन कौन से प्रत्याशी हैं, कौन वोट कटाऊ उम्मीदवार होंगे, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, क्षेत्र का, जातीय का, तमाम समीकरण बनते हैं। तो इसलिए किसी क्षेत्र के राजनीतिक चुनाव सिर्फ इस बात पर आधारित नहीं हो सकते कि वहाँ किस तरीके की अभी जो घोषणाएं हो रही हैं उसके ऊपर निर्धारित हो। लेकिन फिर भी जिस तरीके से 5-5 मंत्री वहाँ लगातार बैठे हुए हैं, 100 करोड़ से ऊपर की जो घोषणाएं हुई हैं, अगर ये टच बना पाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक प्रत्याशी क्योंकि जो माननीय विधायिका जो दिवंगत हुई हैं, उसके बाद चुनाव सिंपैथी की ओर बढ़ना चाहिए, और सिंपैथेटिक क्योंकि पब्लिक सिंपैथेटिक होती है तो उसको उस चुनाव को थोड़ा आसान माना जाता है। लेकिन ये घोषणाएं और तमाम ये चीजें दिखा रही हैं कि इतनी आसान नहीं है, खासकर तब जबकि हरिद्वार जनपद में और चमोली जनपद में एक चुनाव हुआ
एक पहाड़ी क्षेत्र में और एक मैदानी मनोज जी, तराई अभी क्षेत्र आपने कहा कि ये दोनों- सिंपथी रिलेटेड चुनाव होगा, क्योंकि सिंपथी जाहिर है कि कहीं भी उपचुनाव होते हैं, अगर इस तरीके की चीजें होती है तो वहाँ सिंपथी वोट जो है वो ज्यादा मिलता है। लेकिन जो केदारनाथ की स्थिति है या जिस तरीके से माहौल इस बार कांग्रेस ने क्रिएट किया है, ये बीजेपी के लिए इस बार कांटे की टक्कर आपको नजर आता है। और केदारनाथ चुनाव जीतना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस समय बड़ी मजबूरी भी है, केंद्र स्तर से भी, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या हारे और उसके बाद बद्रीनाथ हार गए, अब केदारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बीजेपी की शाख की बात हो गई है ये। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी हाल ही में रुद्रप्रयाग और केदारनाथ क्षेत्र के दौरे पे था, और जिस समय मैं त्रियुगी नारायणगढ़ तो विजिट किया, और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ सड़कों के अगर मैं हाल की बात बताऊं तो सड़कें बहुत मतलब गाड़ियां हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही है, इस तरीके के हालात हैं। मैं इस बात से मैं बहुत विचलित हुआ कि वहां पर बहुत भीड़ भड़का है, और जिस तरीके से धूल धक्कड़ स्थितियां जो दिख रही थी वो सही संतुलित नजर नहीं आ रही। लेकिन जब भी जिनसे भी मैंने वार्ता की तो लोगों ने यही इस तरीके का दर्शन दिया कि इस बार कांटे की टक्कर होगी, और किस ओर राजनीतिक रूप से पलड़ा जाएगा इसको एज ऑन डेट प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन जो भी होगा, चुनाव लोकतांत्रिक दृष्टि से अगर कांटे की टक्कर होती है तो लोकतंत्र के दर्शन के हिसाब से वह स्वागत जन्य माना जाता है, और उसी दृष्टि से मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के लिए सकारात्मक होकर और कोई संदेश, बढ़िया सा संदेश लेकर वहां की जनता के लिए भी और तमाम लोगों के लिए लेके आएगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है केदारनाथ उपचुनाव। और सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद गिरिराज किशोर हिंदवान जी आपके पास आते हो। और यशी जी, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के कार्य मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट फेज में होने थे वो पूरे हो गए, 188 करोड़ की परियोजना चल रही है। और मैं बता दूं कि अभी तक केदारनाथ के अंदर 11 लाख से अधिक दर्शनार्थी जा चुके हैं। कांग्रेस के समय का आकलन कर लीजिए, जितने पूरी 5 साल की इनकी सत्ता रही है उसके उतने भी नहीं गए होंगे जितने केदारनाथ में इस वर्ष गए हैं। और ऑल वेदर की रोड बनाना, और मैं एक चीज और विषय बताना चाहता हूं आपको कि आपके जो इस समय दर्शक देख रहे हैं यशी जी, गंगोत्री धाम भी उसमें से एक धाम है। गंगोत्री धाम में 100 किलोमीटर का पैच क्यों बचा हुआ है, जो ये जहां वो ऑल वेदर रोड का, वो केवल कांग्रेस की कुनीतियों के कारण हो रखा है। उसके लिए हम कोई दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं। वो 100 किलोमीटर का पैच इसलिए बैठा, और पूरे ऑल वेदर रोड में केवल 150 किलोमीटर का पैच बचा हुआ, उसमें 100 किलोमीटर केवल गंगोत्री का है। वो केवल इसलिए कि उस समय के जो जयराम रमेश जी थे, पर्यावरण मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने जिस प्रकार से अड़चन पैदा करी, और उस समय के जो सचिव थे उन्होंने जिस प्रकार की अड़चन पैदा करी, और बाद में वही सचिव इनकी सरकार के खिलाफ जाते हैं। जो अभी सारी परिस्थितियां जिन जहां दिक्कतें आ रही है वो कांग्रेस के द्वारा खड़ी की गई है। उनके लिए किस प्रकार से रास्ता निकाला जाए, हमारी सरकार काम कर रही है। और इस समय तक मैं आपको बता दूं 32 लाख से अधिक दर्शनार्थी अभी तक पूरे 4 धाम में जा चुके हैं। और यही कांग्रेस होती कि जब ये ऑल वेदर रोड बनेगी। और मैं आपको ये बता दूं यशी जी, इस उत्तराखंड के नवनिर्माण में जब हो रहा था तो पीएमजीएसवाई जैसी योजना आई थी, तब इस कांग्रेस ने विरोध किया था। और वही आज उत्तराखंड के गांवों की जीवन यापन की लाइफलाइन बनी हुई है। और इस उत्तराखंड में केवल 2 से 3% केवल रोडें थी, आज उठा के देख लीजिए 95% से अधिक रोडें हैं। हम लगातार, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी, ऋषिकेश प्रयाग रेलवे लाइन जब बन जाएगा, केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, वहां पे कितने दर्शनार्थी जाएंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना सुगम यातायात होगा, ये हमारी सरकार की दूरदर्शी है। और यही नहीं, गिरिराज जी जवाब, एक सेकंड, गिरिराज जी जवाब देंगे। गिरिराज जी। यशी जी, भाजपा जो है ये झूठों की जमात है, सुन लीजिएगा। ये जितना अभी पढ़ रहे थे पूरा, या जो भी मान्यवर पढ़ नहीं रहा था, जो धरातल पर वो बता रहा हूं आपको। और झूठों की जमात आपको उठा के देखिए, हिमाचल में बोला था ना कि ये योजना लाएंगे, वहां के मुख्यमंत्री ने क्या बोल दिया कि हम दिवालियापन हो गए। झूठों की जमात कौन साबित हुआ? एक ही योजना बता दीजिए आपने वहां पर लागू करी हो।
कर्नाटक में सत्यवीर एक जी, योजना बीच लागू में करी इंटरप्ट और मत करिए। कौन है झूठों की सत्यवीर जमात जी, बताइए। सुनना पड़ेगा। सत्यवीर जी, योजना क्या हुआ? सत्यवीर जी। फटाखट दिवाली हो गए राज्य। आज जो स्थिति क्या है कहते हो? यशी जी, सत्यवीर- इनके लड़ने से कुछ नहीं होगा, सुन लीजिएगा, इनको चुप करवाइए आप। और जहां तक उपचुनाव की बात करें, जैसे जी। गोपेश्वर चुनाव हम जीते, चंपावत चुनाव हम जीते, चुनाव- बागेश्वर उपचुनाव हम जीते, उपचुनाव उसकी से- बात क्यों कांग्रेस नहीं करती है? अरे क्यों नहीं करती है उसकी चुनाव बात? से- सत्यवीर अरे जी, रुकिए प्लीज। रुकिए रुकिए, अरे झूठो रुको, अरे झूठो रुको। वो तो अभी पूछ लीजिए, आपको अब हिमाचल के उपचुनाव मुख्यमंत्री से है, झूठे उसमें आप कौन है, जमानत पूछ नहीं बचा लीजिए पाएंगे अपनी। जो आपके नेताओं को यशी नकार रहे जी। हैं। प्रियंका गांधी को किस प्रकार अरे से नकारा उन्होंने, आपको हिमाचल के मुख्यमंत्री जी यशी से। जी, दो राज्यों के, सुन ली यशी जी, इनको चुप करवाइए आप। अभी और दो जहां तक चुनावों इन्होंने के जो अभी भ्रष्टाचार की रिजल्ट बात आने करी, वाले हैं, सत्यवीर जी, इसमें कोई इशारा मारने सत्यवीर वाला जी, है। बीच में धीरज इंटरप्ट मत चौधरी करिए। उनकी सत्यवीर जी, जब झारखंड में प्लीज। यशी जी, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। भाजपा आज अस्त होने की स्थिति में है, सुन लीजिएगा, इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अपने कर्मों की वजह से भ्रष्टाचार में लिप्त इनकी सरकार है। इन 7 वर्षों में इन्होंने दंश देने का काम किया यहां के जनमानस को, उत्तराखंड के और खासकर पर्वतीय क्षेत्र में। आज जिस विधानसभा क्षेत्र में 5-5 कैबिनेट मंत्री इन्होंने उतार रखे हैं, 5 मंडलों में, छोटे छोटे पॉकेट है वो। यशी जी, आज तक कभी उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया इन 7 वर्षों में वहां, लेकिन चुनाव से ठीक 2 महीने पहले 5 मंत्री जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स भाजपा वहां पे उतारती है उस विधानसभा क्षेत्र में, केदारनाथ जी में, केदार बाबा। आप सोचिए, इतने भयभीत ये हैं, और आज जितनी घोषणाएं सीएम साहब करके आए, ये इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी, सुन लीजिए। बहुत कम चांसेस होंगे कि कहीं कार्यान्वयन होगा उन प्रोग्रामों का। ये केवल चुनावी हथकंडे हैं इनके पास। और यशी जी, वहां का जो जनमानस है वो इतना पीड़ित है। अभी जो आपदा आई थी, वाकई उसका दंश जिन लोगों ने झेला है। और मैंने तो संसद में, पार्लियामेंट में, सबसे बड़ी पंचायत में सीतारमन जी को सुना था, और मैं आश्वस्त हुआ था कि वाकई अगर उन्होंने बात की कि बहुत सेंसिटिव इलाका है जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड में, और जहां ये आपदा आ रही है वो वाकई सेंसिटिव है, वहां के लिए एक पैकेज तैयार होना चाहिए और होगा। हम आशान्वित थे, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। सुन लीजिएगा, जो भी जनमानस वहां वास कर रहा है, जिसके घर जमींदोज हो गए उस आपदा में, आप स्वयं सोचिए सरकार कितना वहां पहुंची है, कितने इमोशंस को लिए हुए सरकार पहुंची है, कितने सेंटिमेंट्स को लिए हुए पहुंची है। संवेदनहीन ये सरकार है, सुन लीजिएगा आप। इनके प्रवक्ता भी जो कह रहे थे भाषण में भाषण, और बता रहे थे 2013 का जो फ्लड था, आपके सामने है, सारी चीजें विजिबल है यशी जी। उस फ्लड में वाकई 2013 के बाद जो काम हुआ है, जो मैसेज देने का काम उस समय जो सीएम थे हरीश रावत जी, पैदल यात्राएं उनकी 2 और 3 आउट हुई है, पैदल यात्राएं केदारनाथ जी तक। उन्होंने मैसेज देने का कार्य किया था कि वाकई जो विश्व भर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो श्रद्धालु विश्व भर से आ रहे हैं, वो आए, डरे ना, भयभीत ना हो। अरे तुम लोग जो है पाखंडी हो। गणेश गोदियाल ने भी दिया था कि जूते लेके, चमड़े के जूते लेके गए थे अंदर। अगर शंकराचार्य एक बात कह रहे हैं यशी जी, अगर एक शंकराचार्य जी जिनको देवतुल्य मानता हूं, अगर उनको जवाब देने की स्थिति में इनके बीकेटीसी के अध्यक्ष आते हैं या इनकी टॉप लीडरशिप आती है, शंकराचार्य जी जिनको वाकई मैं ईश्वरीय अंश बार बार कह रहा हूं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं, जांच की अगर बात रख रहे हैं, तो जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। इनके प्रवक्ता तो ऐसे ऐसे लीडर्स मेरे साथ डिबेट में आ गए जिन्होंने कहा नहीं, जांच हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्टें जो होती है वो सार्वजनिक नहीं होती है। किस तरफ आप प्रदेश को ले जा रहे हैं? यशी जी, जवाब देना ये बातें हुई हैं, सुन लीजिए। अरे आपके ध्रुव रौतेला जी ने बात की, सत्यवीर जी जवाब दीजिए। ठीक है, रुक जाइए। गिरिराज किशोर इंदवान जी, गिरिराज जी प्लीज। सत्यवीर जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दीपक रावत जी आपके पास आती हूँ। दिया जाएगा जब बीच में बोल रहे हैं, बोला इनके बीच में। गिरिराज जी ठीक है, रुक जाइए ना। केदारनाथ में जिस प्रकार का दोहरा चरित्र इन्होंने दिखाया, चाहे उस समय के बीकेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी किस तरीके से गर्भगृह में जूते पहन के गए, उसके बाद किस तरीके से इन्होंने 10 दिन तक राहत सामग्री नहीं जाने दी, किस तरीके से वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, किस तरीके से इन्होंने वहां पर लोगों को उनका रिहेबिलिटेशन करना था, कुछ नहीं, एक पत्थर रखने का काम नहीं किया। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता पिछले 1 घंटे से बयानबाजी कर रहे, मगर ये नहीं बता पाए कि हमने क्या वहां पे कार्य किया तो केवल इन्होंने कफन बेचने का कार्य किया। उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने, यही नहीं, उन्होंने उस समय 2013 की आपदा में कहा था कि हमारा सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया। उस सर्च ऑपरेशन के 2 दिन बाद 166 कंकाल एक ही जगह से पाए जा सकते हैं। आप सोच सकते हो कि कितनी असंवेदनशील होकर
लेके इनकी सरकार काम कर रही थी। और जहां तक शंकराचार्यों की बात करते हैं, इन्होंने किस प्रकार से, मैंने कहा कि श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य, श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य थे, मनमोहन की सरकार सत्यवीर जी, मुझे ये जवाब दीजिए आप कि अगर मेरी बात सुनिए ना सत्यवीर जी, अगर ये जो सोना चोरी हुआ, अगर ये वाकई चोरी हुआ, कोई सोना चोरी नहीं हुआ है, तो ये सार्वजनिक क्यों नहीं, तो ये क्यों नहीं आ रहा है? बनाने वाली मशीन है ये तो। सत्यवीर जी, ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? कौन सा पब्लिक डोमेन में नहीं है यशी जी? ये पब्लिक डोमेन में आपके सतपाल महाराज जी ने अभी हफ्ता, डेढ़ हफ्ता या 15-20 दिन पहले शायद ये बात कही थी कि हम जांच हो गई है इस मामले को लेकर और इसे हम जल्द ही पब्लिक डोमेन पर लेकर आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले का सिनेरियो एट लास्ट क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है कि वहां पीतल था, वहां सोना था, वहां तांबा था, वहां चांदी थी, क्या था, कुछ नहीं आइडिया है। मुझे लगता है कि तमाम अखबारों में जितनी प्रेस विज्ञप्तियां आ चुकी है, कितना छप चुका है, मुझे लगता है कि वो इनफ है। जितना कि बीकेटीसी के अध्यक्ष ने, वहां की कमेटी ने, आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर ने जिस प्रकार से दिया है, मुझे लगता है वो इनफ है। हाँ, जहां तक आपने सोने की बात करी है, वो इनके एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है यशी जी, जो आलू से सोना बनाता है। इनको तो रात को भी सोने के सपने आते हैं। वो आलू हम भी आज तक ढूंढ रहे हैं कि सोना बनाने वाले मनोज जानी जी, आप सोच सकते हैं इनको। ठीक है, रुक जाइए जरा जी, ये अस्त होने की तरफ है, अस्त होने की तरफ डाउन ठीक है। हाँ, वो दिख चुका है मान्यवर जी, दिख चुका है। लोकसभा चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, कांग्रेस कहाँ थी वहां पर? वो सारी चीजें 25 साल तक पैनल में और भी लोग हैं, कृपया उनको सुनने का भी कष्ट कर लीजिए। सत्यवीर जी प्लीज। मनोज यानी जी, ये जो सोना चोरी होने का मुद्दा बहुत तेजी से उठाया जा रहा है और इसको लेकर सबसे पहले तो आप किस तरीके से इस मैटर को देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक ये लगातार निकल कर आ रहा है, बीकेटीसी के अध्यक्ष कुछ भी कह रहे हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट आप ला कर दीजिए, और वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें शिला जो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस से बनाया है, क्या वो वाकई मुद्दा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि केदारनाथ की शिला लेकर वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है, और ये भी हम लोग मानते हैं कि कंकर पत्थर में भी शंकर है। तो इस तरीके से अगर वहां पर शिला गई है और उसके बाद इसका एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना और उसको मुद्दा बनाना और केदारनाथ के उपचुनाव में इसका लाभ लेने की कोशिश करना, इसको भी कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई इम्पैक्ट पड़ेगा या जनता को नहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज से? देखिए यशी जी, जनता बहुत समझदार है और लगातार लोकतंत्र में जिस तरीके से लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, जनता के भीतर एक जागरूकता आ रही है। वो अब समझती है कि कौन सा खेल राजनीतिक दल चल रहे हैं और बहुत भली भांति उसको समझने लगी है, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको ये जो केदारनाथ में सोने की बात है, ये विषय गंभीर विषय है और इस पे बिना जांच के किसी भी ये कह देना कि किसी XYZ ने बयान दे दिया या मंदिर समिति के किसी व्यक्ति द्वारा बयान दे दिया या किसी मंत्री द्वारा दिया बयान दे दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ये आरोप जो लगाए गए उसी को दोहराया था आदरणीय शंकराचार्य जी ने। और शंकराचार्य जी क्योंकि उत्तराखंड में बद्रिका पीठ के बिल्कुल उन्हीं का दायित्व है, उन्हीं को ये आदिकाल से पूरा ये दायित्व दिया गया है कि इस व्यवस्था के संचालन को वो देखें, निगाहबानी रखें। तो मुझे लगता है कि उनकी बात का मान भी रखा जाना चाहिए और इसकी एक ठोस जांच होनी चाहिए। मैं एक बड़ा गंभीर विषय है, जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन के संदर्भ में भगवान बद्रीनाथ जी के धाम में अभी कुछ युवाओं ने, युवा हिंदूवादी संगठनों ने ही उस बात को उठाया है। और बात यह है कि माणा गांव में जहां माता सरस्वती जी का संगम स्थल है, जहां पे वहां पर मां सरस्वती का मंदिर स्थापित हुआ, लेकिन वहां पर महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का मंदिर सरकारी भूमि में निर्मित कर दिया। उसमें अपनी बहन जो मृत आत्मा है उनकी मूर्ति लगा दी है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आते हैं, बद्रीनाथ में माथा टेकते हैं, केदारनाथ जी में ध्यान लगाते हैं, तो क्या वो उस मृत आत्मा जो है
उनकी ओर ध्यान लगा रहे हैं या वो तत्व धाम जो सतयुग के धाम है उन पर उनकी तरफ उनका ध्यान है। तो सनातन की जब हम धाराओं की बात करते हैं तो हमें स्पष्ट ये होना गंभीर होगा मामला है। कि प्रधानमंत्री को प्रश्न उठाया इन्होंने। ये वो बद्रीनाथ मंदिर में गए और केदारनाथ में गए, वहां के लिए मास्टर प्लान जिसने कार्य किया है, इस प्रकार के प्रश्न आपके मैंने देखा है, आपके प्रश्न बार बार उसी प्रकार से आप कह रहे सड़कों में गड्ढे, इतनी सड़कें उत्तराखंड में बन गई है, नहीं किस प्रकार के प्रश्न आप सत्यवीर जी प्लीज, नहीं आप नहीं हो सकते, आप सत्यवीर जी प्लीज। मैं आपको लगातार सुनता आया हूँ, आज से नहीं सुन रहा हूँ। आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बयान नहीं कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र में जो नहीं आपको बहुत नॉलेज है, आपको बहुत नॉलेज है, आपके सफेद वाले आपको इतनी नॉलेज हो गई, आपके सफेद वाले महाराष्ट्र में उन्होंने मंदिर बना दिया, महाराष्ट्र में उन्होंने मंदिर बना दिया कांग्रेस ने, उस पर आपने नहीं बोला, आपको भी एक रत्ती नॉलेज नहीं है जिस प्रकार से आप लगाई गई है। महाराष्ट्र में कौन से बनाया, वहाँ बद्रीनाथ मंदिर के मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर के अंदर है। ठीक है सत्यवीर जी, एक सेकेंड रुक जाइए। महाराष्ट्र में बनाया कि नहीं? आपका जिस प्रकार का रहता है, जिस प्रकार से आपका चरित्र रहता है, हर विषय पे आप जिस प्रकार से जिस प्रकार की दृष्टि आप रखते हैं, उससे सत्यवीर जी को म्यूट कर दीजिए। नहीं मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में मंदिर बनाया, कांग्रेस ने क्या, उसने क्या, उस पर क्या विचार है आपका बताइए। जो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मंदिर बनाया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गोचर पुलिस ने मुझे बाकायदा रिपोर्ट दिखाई है। आप तो खूब नहीं, मैं भी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो मंदिर मैं भी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने जो महाराष्ट्र में मंदिर बनाया उसके समय पे बद्रीनाथ। चलिए ठीक है, फिलहाल केदारनाथ उपचुनाव होने हैं, इस पर राजनीतिक दलों का जो रिएक्शन आ रहा है उस पर किस तरीके से जनता रिएक्ट करती है देखना होगा। आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, घोषणाओं का पटारा आज खोला गया। मुख्यमंत्री धामी ने कई योजनाओं की सौगात जो है वो केदारनाथ को दी है। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि जो योजनाएं धरातल पर जिस तरीके से आज घोषणाएं की गई हैं वो धरातल पर नहीं उतरेंगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि केदारनाथ की जनता किसे चुनती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।